हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 10 की लघु उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करेंगे। वास्तविक संख्या जो बिहार बोर्ड में जो 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाला, अभी जो मैट्रिक का एग्ज़ाम होगा, उसके अंतर्गत किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आज हम पूरे वास्तविक संख्याओं का ये वीडियो बना रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 365 एवं 12,450 का मोसो ज्ञात करना है। इसका हल हम इस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले हल लिखते हैं, फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम क्या कहता है कि दो धनात्मक संख्या है ए और बी, जिसमें बी ए से बड़ा है, तो ये एल्गोरिथम कहता है कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये एल्गोरिथम कहता है जहाँ आर का जो मान रहेगा वो रहेगा बी से छोटा और जीरो या जीरो इक्वल होगा, जीरो या जीरो इक्वल होगा। तो इस प्रश्न में ए जो है, ए हमारा हो जाएगा जो बड़ी संख्या है 450, और बी जो हो जाएगी हमारी 365। इसको हम इस प्रकार लिखेंगे 365। अब हम भाग देंगे 365 से। चार बार में लगाए तो चरतिया 12 हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा आ जाएगा तो 3 बार में लगाएंगे। 5 15 5 बाकी 1, 6 18 19 बाकी 1, 3 9 10 घटाएंगे 0, 14 में से 9 हो जाएगा तो 5, और यहाँ 1, 15 शुरू आया। अब इसको फिर से हम भाग देंगे तो 4 से, 5 चौक 20 बाकी 2, 6 चौक 24 2 26 बाकी 2, चरतिया 12, चरतिया 12 2 14, 40 है। इसको इस प्रकार से हम लिखेंगे फिर, क्यों क्यू हमारा क्या है भागफल, आर हमारा शेषफल, तो इसमें क्या लिखेंगे इस प्रकार से। फिर भाग देने से करने पर 365 इक्वल टू 40। फिर यहाँ 40 से 365 में भाग देंगे तो 5, 6 चौक 24, 7 चौक 28, 9 चौक 36, 936 ज़्यादा 8 बार में लगेगा, इसमें 9 बार में देखते लगा 0 और 9 चौक 36। ठीक है, फिर इसको फिर क्या लिखा 9 + 5। फिर भाग देने पर 40 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई, तो 8 बचे 40, माइनस करेंगे तो ये 0 0, तो ये 8। जिस अंक से शेषफल 0 होता है, जिससे भागा देने पर, वही इसका क्या होता है मोसो कहलाएगा। तो अतः मोसो किसका हम निकाले थे 365 एवं 12,450 का क्या हो जाएगा मोसो 8 होगा। तो इसका भागफल होगा, सॉरी भागफल नहीं 5 होगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका हम दूसरा क्वेश्चन इसी में सॉल्व करेंगे, प्रकार इसको देख लीजिए। प्रश्न 2 हम देखते हैं। प्रश्न 2 क्या कह रहा है कि सिद्ध करें कि 5 -
2√3 एक परिमेय संख्या नहीं, मतलब अपरिमेय संख्या है, ये कह रहा है सिद्ध करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे, ऐसा क्वेश्चन जब भी रहेगा तो इसके अपोजिट लेना है। ये सिद्ध करने अपरिमेय संख्या कह रहा है तो हम मानेंगे क्या कि माना कि 5 माइनस 2√3 एक परिमेय संख्या। ये नहीं बोलेगा तो उसके अपोजिट मानना, वाइस वर्सा, परिमेय संख्या। इसीलिए 5 माइनस 2√3 इक्वल टू p/q और q नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि जो हम परिमेय संख्या को p/q रूट से, मतलब p/q के रूप में दिखाते हैं, भिन्न के रूप में दिखाते हैं। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। देखिए 5, इसको यहाँ ले आएंगे p/q और इक्वल टू की इधर माइनस का ये प्लस हो जाएगा 2√3। ठीक है, जो इधर गुना में है वो इधर आएगा तो भाग में जाएगा 5/2 माइनस p/ये √3। अब ये परिमेय संख्या के रूप में है, इस तरह से लिखना, ये परिमेय संख्या और ये भी परिमेय संख्या। जब परिमेय संख्या और ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। दो परिमेय संख्या जब हो गया तो उसका क्या घटाव या कुछ भी होगा तो परिमेय संख्या, लेकिन ये अपरिमेय संख्या, इसलिए इसमें लिखेंगे चूंकि इस तरह से दिखाइएगा, चूंकि 3 एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य मतलब जो स्वयं से ही करता हो, अभाज्य संख्या है, इसलिए 3 एक पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ लिखना है, अतः यह संभव नहीं है कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यार 3 एक अभाज्य संख्या है क्योंकि सिर्फ अपने से कटता है और एक पूर्ण वर्ग भी नहीं, इसलिए √3 एक क्या, एक अपरिमेय संख्या है, सॉरी एक अपरिमेय संख्या है। तो 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या नहीं, ये सिद्ध हो गया। आइए अब तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो प्रश्न कह रहा है, किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ देने पर वह 4 के बराबर हो जाता है, और यदि उसके अंश और हर में से एक घटा देने पर वह 7 के बराबर हो जाता है, तो इन कथनों का समीकरण लिखें। ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी बेस पर आपके 3 नंबर आएंगे वास्तविक संख्या से सारे। इसका हल लिखेंगे हम किस तरह से, इस तरह से कि माना कि भिन्न, क्योंकि पहले भिन्न ही मानेंगे, x और y है, ये भिन्न है। अब प्रश्न कह रहा है इसके हर अंश ऊपर और हर नीचे होता है, तो अंश और हर में एक एक जोड़ देने पर ये 4 के बराबर हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, x + 1 इक्वल टू 4y + 1। ठीक है, और अब x का वैल्यू अगर निकालते हैं तो 4y + 1 माइनस एक इधर आएगा तो 1, ये हो गया 4y, ये 4 और ये -1, ये हो गया, तो x इसको यहाँ छोड़ देते हैं यहीं पर, तो x इक्वल टू हो गया 4y + 3। ये x का मान हमने समीकरण 1 इसको माना। फिर प्रश्न कहता है, फिर
फिर प्रश्न से कहता है कि यदि अंश और हर में से एक घटा दे तो x माइनस वाई वाई माइनस वन से किसके बराबर आएगा, 7 के बराबर आ जाएगा, इक्वल टू 7। तो फिर से उसी प्रकार से हल करेंगे, 7 बाई माइनस वन इक्वल टू 7 बाई माइनस 7। एक्स को छोड़ने पर क्या होगा, 7 बाई माइनस 7 प्लस 1। एक्स का मान हमने क्या समीकरण, फिर इसको निकालते, एक्स इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 7 बाई माइनस 6, ये हो गया। ठीक है, तो समीकरण हमने 2 मान लिया। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान समीकरण 1 से रखने पर, तो x से समीकरण का मान रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4y प्लस 3, यहाँ हो जाएगा 7y यहाँ गया, ठीक, माइनस 6, ठीक है। अब ये 4y यहाँ और फिर ये इधर आएगा 7y और ये इस पर जाएगा तो माइनस 6 और माइनस 3 हो जाएगा, ये सब्सट्रैक्ट होकर के आ जाएगा 4 3 7, ये माइनस 9, माइनस माइनस कट जाएगा, 3 3 9, तो y इक्वल टू 3। इस तरह से हम y का मान यहाँ निकालेंगे। अब इसी को समीकरण 1 में y इक्वल टू 3 रखने पर x का मान निकालेंगे, तो x बराबर क्या था समीकरण 1, 4y प्लस 3, यहाँ 4 इंटू 3 प्लस 3 करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 4 3 12 3 15। अब x और y का मान मेरा निकल गया, तो भिन्न क्या हो जाएगा, तो भिन्न इक्वल टू x बटे वाई था, जिसका वैल्यू हो जाएगा 15/3। इसको आप काट भी सकते, नहीं तो ये भिन्न, ये आंसर हो जाएगा आपका। एक बार आप आंसर को फिर से देख लीजिए। भिन्न को मैंने मान लिया था एक्स वाई, फिर जो प्रश्न से कहा ये आपका भिन्न निकला, इसको आप काट सकते, 5 3 15 5 भी आ सकता है। आइए प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न करा है 0 से लेकर 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल पूछ रहा है। विषम संख्या हम उसे कहते हैं जिसे 2 से भागा देने पर वो पूर्णतः कट जाता है और नहीं कटने पर, भाग नहीं लगने पर वो विषम संख्या है। जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सब सारी संख्या विषम संख्या है। अब इसका हल करते हैं। ये प्रश्न बोला है 0 से 50 के बीच में, तो विषम संख्या पहले क्या निकल के आता है देखते हैं। 0 से 50 के बीच में विषम संख्या क्या होगा, 1 होगा, 3 है, 5 है, 7 है, इस तरह से अंतिम 50 से पहले 49 आएगा। ठीक है, अब इसमें ये समांतर श्रेणी का प्रश्न है, इसलिए इसमें जो पहले जो दिया हुआ प्रश्न से है वही लिखना है। इसमें प्रश्न से लिखा है ये इसका वो क्या 50वां सब विषम संख्याओं को निकालना है, तो समांतर श्रेणी का इसका फॉर्मूला होता है SN इक्वल टू n/2 √2a प्लस n-1 d फॉर्मूला है। तो यहाँ में n a d ये सभी चाहिए, तो यहीं से देखते हैं। पहले a क्या होता है, a प्रथम पद होता है, प्रथम जो पद है यहाँ 1 है प्रथम पद, d अंतर होता है प्रथम दूसरा पद माइनस प्रथम पद का। ऐसा नहीं है कि दूसरा पद प्रथम पद ही होगा, आप तीसरा पद माइनस दूसरा पद कर सकते हो, मतलब 2 से पहले का। तो दूसरा पद 3 है और -1 होगा, तो ये इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। ठीक है, ये d का मान भी आ गया। अब nवां पद जो 49 दिया हो, सबसे अंतिम पद, nवां पद क्या कहता है, अंतिम पद को हम लोग nवां पद जिसका निकालना है, तो ये दिया हुआ 49 दिया हुआ हमें। अब यहाँ से इस फॉर्मूला में सब मिल गया, a मिल गया, d मिल गया, n मिला, लेकिन n नहीं मिला। तो n निकालने के लिए nवां पद क्या कहता है,
एनवा पद तो फॉर्मूला है एनवा का, एनवा फॉर्मूला है, ये कहता है ए प्लस एन माइनस वन इक्वल टू डी। यहाँ सभी का मान दिया हुआ है, एन का मान 49 है, ए का मान 1 है, एन का मान ही निकालना -1 और ये डी 2 दिया हुआ। ठीक है, 49 इधर जाएगा तो एक माइनस में आ जाएगा, फिर n माइनस 1 ये मल्टीप्लाई 2 में रहेगा, ये 48 हो जाएगा, n माइनस 1 मल्टीप्लाई 2, यहाँ से कट जाएगा 24 हो जाएगा 1, और n इक्वल टू 24 प्लस 1 जब ये इधर जाएगा तो n इक्वल टू क्या हो गया हमारा 25। यहाँ से हमने n का वैल्यू भी निकाल लिया। अब इसमें जो प्रश्न पूछा है कि 50वां जो भी सम संख्या हो, तब हमने टोटल सम संख्या का AP निकालना है, टोटल सम। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, SN विषम संख्याओं का तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इक्वल टू डी। ठीक है, ये 25/2 फॉर्मूला पर रखा गया, 2a का मान 1 है, n का मान भी क्या फिर 25 है 1 और d का मान 2। ठीक, 25/2 ये 2, ये 24 गुना 2, 14 48 2 50 हो जाता है। इधर कितना 25/2 2 50, SN 625। अतः हम कैसे लिखेंगे इसका आंसर, अतः 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल इक्वल टू कितना हो जाएगा 625। इस तरह से आपको घेर के आंसर इसका हल लिखना है, इस तरह से आपको उसका प्रश्न का हल लिखना है। एक बार देख लीजिए शुरू से ही। आइए अब इसी क्रम का 5वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो क्या कहता है, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है, ठीक है, तथा उनका गुणनफल 540, तो संख्या बताइए। ठीक, तो इसको हल करेंगे हम लोग। माना कि संख्या x है, ठीक है, ये पहली संख्या हो गई x, तो दूसरी संख्या अंतर 3 है। प्रश्न से दूसरी संख्या हो गई, पहली संख्या मैंने कोई x मान लिया तो दूसरी संख्या x माइनस 3 हो गई। फिर प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न से कहता है कि उनका गुणनफल कितना 540। अब इसका गुणनफल कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो, अब इसको हम गुना करेंगे तो x² माइनस 3x और इसको इधर लाएंगे तो 504, सॉरी 40 नहीं 504 क्वेश्चन। एक रेखीय समीकरण होगी। अब इसको हम तोड़ेंगे तो किस तरह से तोड़ते हैं, पहले हम जान लेते हैं किस तरह से। इस तरह से x² माइनस 3x माइनस 504, तो ये दोनों का गुना होता है, ये दोनों जब गुना होकर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 500 x²। अब बीच वाला वो भी किस में है, प्लस में कि माइनस में, माइनस में। ये रफ है, याद रखिएगा, आप भी यहाँ नहीं कर दीजिएगा, ये रफ है, रफ में हम बता रहे हैं कि किस तरह से ये गुणनखंड होता है। ये दोनों गुना करें तो माइनस 504 x² होगा। अभी बीच में जो 3x है इसको इस तरह से तोड़ना है कि इसका गुणन अगर हम करें, जोड़ घटाव करें तो माइनस 3x हो जाए, और गुना अगर करें हम तो ये इतना के बराबर हो जाए। ठीक है, तो हमने इसको 24x और प्लस इसको 21x लिया। अब ये दोनों गुना x होगा तो x² हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि 24 और 21 का गुणन आता है कि नहीं, तो 24 और ये 24 48, तो 4 10 और 5 आ गया। ये हल होके कितना हो जाएगा, ये माइनस प्लस है तो माइनस में ये भी फिर आ जाएगा 504 x²। ये रफ मैंने किया। अब यहाँ हमने इसे लिखेंगे x² माइनस 24x प्लस 21x
-504 इक्वल टू 0। ये दोनों का वो जोड़ घटाव करेंगे तो -3x हो जाएगा और गुना करेंगे ये दोनों को तो इतना ही आएगा। अब ये कॉमन लेते हैं, ये दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है तो x -24, फिर यहाँ प्लस है, फिर इसमें क्या कॉमन, 21 कॉमन है। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जो पहला कॉमन वही दूसरा भी होता है, तो x -24 इक्वल टू 0। ये कैसे लिखा था, x -24 और ये लिखाएगा x + 2। ये गुना करेंगे तो फिर इतना ही पहुँच जाएगा। चूँकि अब एक एक करके जीरो करेंगे तो x + 21 इक्वल टू 0 नहीं होगा, क्योंकि ये माइनस में आ जाएगा, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। इसलिए x -24 24 को करेंगे इक्वल टू 0 तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से में निकल जाएगा 24। x का वैल्यू 24 निकल गया। तो दूसरी संख्या क्या है, x -3। ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 24 माइनस तो 21। अतः तो पहली संख्या हमारी, ये संख्या या पहली संख्या जो आप लिख सकते हैं क्या है, 24, तथा दूसरी संख्या 21 होगी। इसको आप इस तरह से घेर के आंसर में लिख सकते हैं। एक बार आप फिर से प्रश्न देख लीजिए, बना लीजिए। आइए अब हम प्रश्न 6 हल करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। ये क्या कह रहा है कि जब भी भाज्य संख्या रहेगी वो अभाज्य में उसके में आएगा, इसलिए अभाज्य गुणन संख्या द्वारा क्या 24, 36 का मोसो तथा लोसो किस तरह से हम ज्ञात करते हैं। तो 24 का पहले हम गुणनखंड विधि द्वारा, तो ये 12, 6, 3, ठीक है। इसी तरह 36 का भी सबसे पहले सबसे छोटी इकाई लगाते हैं, उसके बाद अगर उसे नहीं लगा तो फिर बड़ी संख्या से। ठीक है, तो 24 का गुणनखंड लिखते हैं, तो 2, 2, 2, 3 और 36 का 1 नहीं लिखते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने इसको लिख दिया। अब लोसो निकालते हैं। लघुत्तम महावर्त का लोसो क्या कहता है कि जो दोनों में उभयनिष्ठ है उसको लिखना है, और जो उसके बाद बच जाता है उसको भी लिखना है। ठीक है, तो दोनों में क्या, ये 2 है और यहाँ भी 2, तो 2 तो 4, उसके बाद ये 3 में से एक 3 आएगा, उसके बाद क्या क्या बच गया, 1, 2, 3 लिखा गया, 1, 2 और ये 3, तो ये बच गया। ऊपर से 2 के बाद ये बचा हुआ बाकी जो गुणन है वो उसमें लिखा जाएगा, बचा हुआ एक 3 जो एक्स्ट्रा। अब मोसो क्या कहता है, मोसो कहता है कि जो दोनों में कॉमन है वही लिखाएगा, जो दोनों में कॉमन है, बस। दोनों में कॉमन क्या है, 2 × 2 और 3, तो ये हो गया 4 × 3 इक्वल टू 12, और ये हो गया 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और गुना 9, 9 72। अतः ये आप लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड द्वारा गुणनखंड द्वारा क्या लिखेंगे, लोसो 72 तथा मोसो 12 होगा। इस प्रकार से आपको लिख करके इसको घेर देना है, ताकि चेक करने वाले को क्लियर दिखाई दे कि हाँ प्रश्न में ये चीज़ मेंशन किया गया है। एक बार आप नोट कर लीजिए फिर से। ऊपर से देखिए प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, 5 गुणनखंड द्वारा 24 और 36 का मोसो ज्ञात करना है, जिसको हमने गुणनखंड विधि से अलग अलग कर दिया। 24 को मैंने लिख दिया और 36 को। ठीक है, लोसो में जो संख्या कॉमन है उसके साथ जो एक्स्ट्रा जो और भी
बच जाता है उस संख्या के साथ गुना करके लिखते हैं। मोसो क्या कहता है, जो अधिकतम जो कॉमन संख्या जो दोनों में है वो वेनिस्ट है उसको लिखना है। ये इसका आपका आंसर हो गया। ये प्रश्न नंबर 7 अब हम सॉल्व करते हैं। ये प्रश्न में पहले भी प्रश्न नंबर 2 में सॉल्व किए हैं ऐसा ही। ये क्या लिखा है, सिद्ध करें 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। ये क्वेश्चन बार बार आएगा, इसी तरह आएगा और हमेशा आएगा। इसको हल करेंगे। पहले भी हम बता चुके हैं कि जब भी अपरिमेय संख्या लिया जाए तो उसका अपोजिट हमको माना है। माना कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या, हमेशा हमको उसके अपोजिट मानना है। इसलिए क्योंकि 3 + 2√5 = P/Q, क्योंकि प्रमेय इसी रूप में लिखते हैं जहाँ Q ≠ 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इक्वल टू किधर लाएंगे तो P/Q इस तरह से आ जाएगा और इक्वल टू किधर जाएगा तो ये -√5 में आ जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ से अगर माइनस से गुना करते हैं तो ये प्लस में आ जाएगा। अब उलट देते हैं तो ये 2√5 इस इक्वल टू किधर लाते हैं और इधर ये P/Q -3 कर देते हैं। ठीक है, अब ये √5 और 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो P/, यहाँ गुना से तो यहाँ भागा में जाएगा 2Q -3/2। अब यहाँ देखते हैं कि ये और ये परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या। √5 क्या अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या। ठीक है, अब यहाँ हम लिखेंगे चूंकि 5 के अभाज्य संख्या है इसीलिए 5 एक पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग नहीं, वर्ग का मतलब इसका स्क्वायर होकर 4 का इसे 2 निकलता, पूर्ण वर्ग नहीं है। इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से इसको घेर देना, अपरिमेय संख्या सिद्ध होता। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से जितने भी क्वेश्चन आएंगे जो सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्याएं वाले ही सारे क्वेश्चन आएंगे। उसमें आपको उसके अपोजिट मानना है प्रमेय संख्या, और प्रमेय संख्या को किसी रूप में लिखते हैं। उसके बाद इसको इक्वल टू किधर और उधर करके इस तरह से बना करके ये आपको आंसर बन जाएगा। एक बार आप देख लीजिए आंसर। क्वेश्चन यहाँ है और आंसर यहाँ। आइए देखते हैं वास्तविक संख्या का 8वां क्वेश्चन। इसमें लिखा है 25 + 28 + 31 + ... मतलब बढ़ते गया संख्या 100 का योगफल निकालने का रहा है। पिछले प्रश्न में हमने योगफल निकाला था। इसमें क्या दिया हुआ है, ए प्रथम पद जिसको हमने प्रथम पद माना था, ए प्रथम पद 25 दिया है। डी हमने क्या कहा था, दूसरा पद प्रथम पद, ये हो जाएगा 28 - 25, डी = 3 हो गया। अब इसमें डी ए = हो गया। अब इसमें 100वां कह रहा है तो ए एन दिया, अंतिम पद भी हमको दिया है, अंतिम पद भी दिया है 100। जब हमें योगफल निकालने कहेगा तो सब गुण एस एन निकालने का रहा, तो एस एन निकालने के लिए एन की जरूरत पड़ेगी। तो ए एन = क्या होता है, वह ए + n - 1 डी। ठीक है, तो ए एन का वैल्यू कितना है 100, ए का वैल्यू 25, एन मालूम ही करना है और डी का वैल्यू × 3। 25 इधर आ जाएगा तो ये इस तरह से लिखा जाएगा n - 1 × 3। ठीक, तो n - 1 × 3 इधर मल्टीप्लाई तो इधर आएगा तो डिवाइड, ये घट जाएगा 75।
25 तिया 75। तो n-1 इक्वल टू हो गया हमारा क्या 25, तो n इक्वल टू हो जाएगा हमारा 25 + 1, तो n इक्वल टू 26। अब हम योगफल इसका निकाल सकते हैं। सभी का क्या फॉर्मूला है योगफल का, n इक्वल टू n/Sn 2a + n-1 t, जहाँ पर n का मान हमें 26/2, 2a मल्टीप्लाई 25 है प्रथम पद, प्लस n का मान यह 26 है, -1 और मल्टीप्लाई 3। ठीक है, यहाँ 26/, इसको हटा दिए, भीतर हो जाएगा 25 दूनी 50, प्लस ये हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब इसके आगे देखते क्या होगा। 13 दूनी 26, ये 50, ये प्लस 25 थी 75, ये कितना हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई 50, 7 5 12 125। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करके देख लेंगे कि कितना ही होगा 125, 5 15 5 बाकी 1, 3 6 1 7 और 3, और फिर 5 2 1, 5 7 5 12 5 1 6, 1625, 1625 आएगा, जो Sn इक्वल टू हो जाएगा हमारा, देखिए 1625। यहाँ पर आपको लिखना आता 25 + 28 + 31 प्लस इतना 100 का योगफल इस तरह से लिखना जरूरी है, इक्वल टू 1625, और इसको इस तरह से घेर करके आंसर लिख देना। ये आपका आंसर हो गया, बहुत ही आसान है। और क्वेश्चन देखिए फिर एक बार सॉल्यूशन। आइए आगे प्रश्न नंबर 9 सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 9 कहता है 2.4 2.4 के ऊपर जो बार दिया है उसको भिन्न के सरलता रूप में लिखना है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन, डिजिट सिर्फ चेंज होगा, अंक चेंज होगा, बाकी सारा क्वेश्चन सेम ही है। इसको मान लेते हैं, माना कि x इक्वल टू 2.4 पर बार, ये बार खत्म होता है तब, इसका मतलब है कि ये 4 4 4 4 4 और इस तरह से ये 4 बढ़ता जाएगा। इसको समीकरण हमने 1 मान लिया। दोनों तरफ तो 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई x और 10 मल्टीप्लाई 2.444444 इस तरह से ये बढ़ते रहेगा। ठीक है, तो 10x और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 24.44444, ये समीकरण मैंने दूसरा मान लिया। ठीक है, अब समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, ठीक है, फिर समीकरण 2 को, ठीक है, 2 को समीकरण 1 से घटाने पर, ठीक, तो समीकरण 2 क्या, 10x माइनस वहाँ x है इक्वल टू 4 4 4 4 माइनस 2.444444, इस तरह से ये हो जाएगा 9x, और ये दशमलव के बाद जो घटेंगे वो 0, तो यहाँ हो जाएगा 24.0
सॉरी 9x हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा ये 24 माइनस 2, इसका हो जाएगा 22। ठीक है, x इक्वल टू 22/9। ये आपका भिन्न के सरलतम रूप में हुआ क्वेश्चन जो पूछ रहा है 2.4 को भिन्न के सरलतम रूप में, तो लिख सकते हैं अतः 2.4 का भिन्न सरलतम रूप इक्वल टू 22/9। ये आपका आंसर। इस तरह से आप लोग आंसर लिखिएगा तो नंबर पूरा मिलेगा, कटेगा नहीं। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 10वां देखते हैं। लिखा है 0.12 पर बार को P/Q रूप में लिखने के लिए। ये प्रश्न में P/Q क्या है, वही भिन्न है जो इससे पहले हमने प्रश्न सॉल्व किया था। भिन्न का सरलतम रूप लिखना है, जिसे यहाँ पर हमने भिन्न का सरलतम रूप लिखा है। सेम ये P/Q में जिस तरह से रिजल्ट आया है, उत्तर आया उसका, इसी प्रकार इसको भी लिखते देखते हल करते ये कैसे हल होगा। तो हल में हमने लिखा था माना कि x इक्वल टू पॉइंट, ठीक है, ये मान लिया। और ये किस तरह से लिखा था, 0.12 पर 2 पर है, तो ये 2 पर, सॉरी पूरे पर नहीं, सिर्फ 2 पर है क्वेश्चन, ये पूरा पर नहीं है, 2 2 2 2 लिखाएगा। ठीक है, अब दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, ठीक है, दोनों तरफ अगर हम 100 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 इक्वल टू 0.122222। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100x इक्वल टू, ये हो जाएगा 12.222। ठीक है, ये समीकरण 1 मान लेते हैं। पुनः समीकरण 1 को 10 से गुना करने पर, पुनः समीकरण 1 को 10 से गुना करने पर क्या मिलता है हमें, तो 100x मल्टीप्लाई 10 कर दिया आपने, फिर ये 100 गुना 12.22, 1 2 3 2 कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका 1000x इक्वल टू हो जाएगा 122.222। ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने पर क्या मिलता है देखते हैं। समीकरण 2 है क्या ना, माइनस 100x इक्वल टू 122 माइनस 222, और यहाँ पर माइनस, ये दशमलव आप बढ़ा सकते हैं इस तरह से। यहाँ है क्या कहा गया, तो 900 हो गया, ये 0 हो गया, 3 डिजिट गया तो, और ये फिर हो जाएगा 122 माइनस 12, तो ये एक 0, और फिर ये 12 आ जाएगा 22 से तो 10, 110 आ गया। ठीक है, समीकरण 1 समीकरण 2 सबने ये घटाया था, ठीक, 110 आ गया, तो ये 9 x इक्वल टू हो गया, यहाँ से 1 शून्य कट गया, तो 11/90। ये आपका P/Q रूप में हो गया। अतः 0.12 का P/Q का रूप ये आपका है। इस तरह से आंसर होगा।
प्रश्न सेम ही था, प्रश्न में कहीं कोई दिक्कत नहीं था, ये छोटा था, दशमलव में नहीं होने के कारण एक इधर, इसलिए हमने 100 से 10 से जिससे गुना करना है कर सकते हैं। ये प्रश्न इस तरह से ही सॉल्व होगा, एक बार देख लीजिए। प्रश्न नंबर 11 है कि 2 अंकों वाली, यह ध्यान देना है कितने 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं जो 3 से विभाज्य है, मतलब वो 3 से पूर्णतः कट जाए। तो ऐसा कौन सा है, तो यहाँ लिखना है हल में, पहले हमको मालूम होना चाहिए 2 अंकों वाली संख्या जो 3 से कटेगी, कौन सी संख्या हो जाएगी, 2 अंक होना चाहिए, 12, 14, 18, ये सब 3 से कट सकते इस तरह से 99 तक। ठीक है, फिर ये समांतर श्रेणी में आ गया, ये क्वेश्चन हम हल करेंगे। तो यहाँ ए बराबर क्या है, कितनी, ये पूछ रहा है कितनी, मतलब एन का मान पूछ रहा है, कितनी संख्या है, एन पूछ रहा है। तो ये प्रथम पद है, प्रथम पद हमारा क्या हो जाएगा, प्रथम पद 12 है। डी क्या कहता है, दूसरा पद माइनस प्रथम पद, तो डी कितना हो जाएगा हमारा, दूसरा पद माइनस प्रथम पद में हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। और एनमा हमको मालूम 99, तो एन क्या कहता है, एन फॉर्मूला क्या कह रहा है मेरे पास कि ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ठीक, ये 12 प्लस एन का मान ही निकालना, 1 × 3। ठीक है, तो 99 उठ के इधर -12 में आ जाएगा, n - 1 × 3 में 99 जाएगा तो 7 आ जाएगा, और फिर 1 इससे आएगा तो 8। फिर n - 1 इक्वल टू हो जाएगा, हम देखते हैं इसे क्या करता है, 3 दूनी 6, 9 3 27, 29 बार में ये क्या होगा, कट जाएगा। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 29, और n इक्वल टू हो जाएगा 29 + 1, तो n इक्वल टू 30। ठीक है, यहाँ लिखेंगे, अतः दो अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली संख्या है n इक्वल टू 30। इसमें डी में जो हमने 3 लिखा है, क्योंकि ये 3 दिया हुआ 3 से विभाजित, इसलिए दूसरा पद हमने से 2 आता है ना। फिर अलग अलग पद हो रहे हैं, देखिए 12 से ये जाएगा तो 2 आएगा, फिर इससे ये 4 आएगा, इसलिए अलग अलग, लेकिन इसने क्या डी का मान ही दे दिया, तो इसको लिखना नहीं लिखना बात बराबर है। और 2 अंकों वाली कहा गया है, इसीलिए हमने 99 तक है, 3 अंक नहीं, तीसरा अंक नहीं बोला, इसीलिए इस प्रकार से क्वेश्चन ये सॉल्व होगा, देख लीजिए। इस तरह से आपको घेरा लगाना जरूरी है ब्लॉक में। आइए प्रश्न और 12वां सॉल्व करते हैं, जिसमें लिखा है 2 लगातार, यहाँ ध्यान देना है, 2 लगातार प्राकृत संख्याओं का गुणनफल 20 है। तो उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। हल करते हैं, 2 लगातार संख्या है, तो माना कि पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या लगातार बोला है, इसलिए लगातार ही लिखना पड़ेगा। अगर 1 है तो दूसरी संख्या 2 होगी, लेकिन तो इसीलिए यहाँ पर प्लस। ठीक है, प्रश्न से क्या बोल रहा है, प्रश्न से हमें बता रहा है कि दोनों का गुणनफल 20 है। फिर यहाँ से रैखिक संबंध बन गया, तो x + 1 इसको इस तरह से लिखते हैं जैसा आप जानते हैं, फिर x² + x
ये इधर 20 आएगा तो माइनस में इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर 5x माइनस 4x करेंगे इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे, एक कॉमन निकालते हैं और एक ये x और माइनस 4x का कॉम्बिनेशन लेते हैं, साथ में ये दोनों गुना करने पर ये समीकरण मुझे इतना ही मिलेगा। ठीक है, चूँकि अब x प्लस 5 इक्वल टू दोनों को इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा -5। x इक्वल टू एक -5 है, इसलिए इसको छोड़ना है, क्योंकि माइनस हम लेके कोई किसी का वैल्यू माइनस में नहीं लेंगे, इसीलिए तो x और क्या है x माइनस 4 इक्वल टू एक हो गया, एक संख्या क्या होगी हमारी x बराबर 4 आ गई। ठीक है, माइनस वाले को नहीं लेते, x बराबर लेते। ठीक है, यहीं पर थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आ गई पहली संख्या मेरी क्या, पहली संख्या x इक्वल टू 4 आ गई है। तो दूसरी संख्या लगातार बोला गया इसलिए x प्लस 1 4 इक्वल टू 5। ये आपकी होगी पहली और दूसरी संख्या। इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल इतना है तो इस तरह से मानेंगे और फिर इसे हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। देख लीजिए, आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो दिया गया है, दो संख्याओं का मोसो 13 तथा लोसो 182, यदि उनमें से एक संख्या 26 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। इस प्रकार ज्ञात करेंगे। पहला हल लिखते हैं, क्या है प्रश्न से क्या दिया हुआ ये लिखते हैं। प्रश्न से दिया हुआ है मोसो, दो संख्याओं का मोसो दिया हुआ, दो संख्या भी लिख सकते हैं, और लोसो। एक संख्या दिया है, पूछ रहा है दूसरी संख्या। ठीक है, दूसरी संख्या, एक फॉर्मूला होता है, सूत्र है, सूत्र क्या है, मोसो मल्टीप्लाई लोसो इक्वल टू एक संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या, ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूला में जो आता है, जो दिया उसको रख देते हैं। मोसो 13 दिया, लोसो 182 दिया। ठीक है, 26 दिया और दूसरी संख्या पूछ रही है। अब तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, 26 नीचे आ जाएगा, 182 है, सॉरी 26 नीचे होगा। 13 दूनी 2 बार में 9 दूनी 18, 1 अतः दूसरी संख्या इक्वल टू 91। ये आपका आंसर हो गया। ध्यान से देखिए, आइए प्रश्न नंबर 14 सॉल्व करते हैं। जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 4 पावर n का मान का अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। ये प्रश्न में, किसी प्रश्न में 6 के पावर n रहेगा, 4 या 6 के पावर n भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रहा है कि इस पर अगर पावर पर n हम लगाते हैं, n का वैल्यू मतलब यहाँ पर सॉल्व करके बताते हैं कि 4 पर पावर n है। ठीक है, तो ये 2 मल्टीप्लाई 2 का, लेकिन ये क्वेश्चन कह रहा है कि उसका मान का अंक 0 पर समाप्त होना चाहिए, जो 0 नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जब इस तरह से, तो यहाँ क्या लिखेंगे, फिर यहाँ हम लिखेंगे यहाँ अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 2 मल्टीप्लाई 2 है।
किसी संख्या का, फिर ये इसमें थ्योरी लिखा है, किसी संख्या का अंत शून्य में होगा तो वह 5 से विभाज्य, क्योंकि 5 के गुना में ही आता है 0 होगा। ठीक है, साथ ही अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से 4 पावर n का दूसरा अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकता। है। अतः 4 पावर n के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 है, इसलिए 4 पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर थोड़ा सा रटना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसा है, क्योंकि किसी भी संख्या के अगर हम 0 अंत में चाहते हैं तो 5 का गुणज होना जरूरी है, तभी वो 0 आएगा। आइए प्रश्न नंबर 15 सॉल्व करते हैं, जिसमें लिखा है कि सिद्ध करें √3 एक अपरमेय संख्या। देखिए, हमेशा अपरमेय संख्या की बात क्या है, √3 का बात करें, √5 का बात करें, क्वेश्चन एक ही है, ये अपरमेय संख्या। तो हमने क्या कहा था कि जो बोलता है उसके अपोजिट जो प्रश्न बोल रहा है, तो माना कि क्या मानेंगे कि √3 परमेय संख्या, √3 का सॉल्व करेंगे तो √3 लिखेंगे, √5 का सॉल्व करेंगे तो √5 लिखेंगे। ठीक है, तो परमेय संख्या को कैसे लिखते हैं, √3 p/q के रूप में, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, ये या इसको साथ में नहीं जोड़ लेगा, √3 या √5 का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो 3 की जगह 3 लिखिएगा, 5 की जगह 3, दोनों सॉल्व करने का तरीका एक ही है, इसीलिए इसने या का मतलब या है। तो ये √3 का होल स्क्वायर और p/q का होल स्क्वायर सॉल्व हो गई, ये √3 और ये p/q। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया। अब ये p/q को हम इस तरह से लिख सकते हैं, और ये 3 × q, क्योंकि यहाँ भागा में तो वहाँ जाएगा तो गुना में। अब और ये देखिए p/q और 3x, ये भिन्न के रूप में है, किस रूप में है, भिन्न रूप में, और ये किस रूप में है, पूर्णांक के रूप में, मल्टीप्लाई में है, पूर्णांक है, क्योंकि 3 भाज्य पूर्णांक है 3। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, तो क्या ये भिन्न और पूर्णांक का गुना क्या परमेय संख्या, अपरमेय संख्या हो सकता है, परमेय संख्या नहीं हो सकता। तो ये क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अतः ये संभव नहीं है, अतः ये संभव नहीं है, इसलिए √3 या
और 3 की जगह 5 रखिएगा तो 5 या √5 एक अप्रमेय संख्या है। संभव नहीं, क्या प्रमेय संख्या संभव नहीं है। यहाँ हम शॉर्ट में आपको √5 का भी बता देते हैं। P/Q के रूप में लिखेंगे वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर ये 5 आ जाएगा, ये P/, तो सेम ये पूर्णांक हो गया और ये भिन्न के रूप में हो गया। यही आपका आंसर हो गया। एक बार आप देख लीजिए। इस तरह से क्वेश्चन जो सिद्ध करना है तो इस तरह से सिद्ध करना है। आइए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। इसमें लिखा है दो अलग अलग बर्तन पात्र को, एक में 504 लीटर, दूसरे में 735 लीटर दूध है। ठीक है, पात्र की महत्तम धारिता पूछ रहा है। यहाँ ध्यान देना है, महत्तम धारिता क्या होगी जो दोनों पात्रों को दूध को पूर्ण रूप से माप सके। जब भी महत्तम धारिता की बात किया है तो यहाँ पर मूसो निकालना है, तो हम हल करेंगे। आइए हल इस तरह से लिखेंगे, 540 और 735 का मूसो निकालना है। इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि नहीं दिया, इसलिए आप इसको भाग से भी निकाल सकते हैं। किस तरह से, ये देखते हैं। हम जानते हैं किस तरह से भाग लगेगा। 735 एक बार में 504, ठीक है। 1 3 घटाएंगे तो 2, फिर ये यहाँ आएगा 500, 2 बार लगेगा 2 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, फिर घटाने पर क्या आएगा 2, ये 10 में से 4 ये कट गया 42, फिर अभी 231 को हम फिर से लगाएंगे तो कितने 5 चौक 20, 5 बार देखते हैं, 5 दूनी 10, बाकी एक रहा, 15 बाकी 5 चौक 20, 21, ये कर दो। ठीक, फिर कितना ये 42 को हम लोग लगाएंगे तो 21 दूनी 42, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा था, पात्र की महत्तम धारिता। इस तरह से लिखना है, क्योंकि क्या है कैसे ये पता होना चाहिए ना। कैसे क्या है, कैसे लीटर हुए। ये आपका आंसर होगा। जब भी प्रश्न में आपको पात्र में जब न्यूनतम धारिता बोलेगा तो एलसीएम, और महत्तम धारिता बोलेगा तो मूसो निकालना है। ये इस प्रकार से आपका ये आंसर हो गया। आप प्रश्न को फिर से देख लीजिए। आइए प्रश्न नंबर 17 को हल करते हैं, जिसमें लिखा है बिना भाग दिए बताएं कि प्रमेय संख्या 13/343 का दशमलव प्रशांत शांत है या अशांत है। ठीक है, पहला नंबर दशमलव प्रशांत शांत अशांत क्या है। अगर प्रमेय संख्या, सब प्रश्न में प्रमेय संख्या ठीक है, प्रमेय संख्या में जो हर होता है, ये चलो कितना है 343 है। ठीक, जिस प्रमेय संख्या को हम लोग किस रूप में लिखते हैं P/Q, तो यहाँ Q क्या हो गया 343 के रूप में हो गया। और इसका जब गुणनखंड करते हैं तो ये आता है 7, इस तरह से 7 का पावर Q 3 बार है, इसी कारण से। तो जहाँ यहाँ लिखना है, फिर यहाँ ये Q का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर m 5 पर पावर n
के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है, अतः 13/10 का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है। ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ बिना भाग दे जो दशमलव प्रसार शांत है अशांत, तो किस रूप में होना चाहिए, उसका जो अभाज्य q जो है हर, वो किस रूप में है, 2m और 5n, मतलब 10 पर कुछ भी हो सकता है, 2m होना चाहिए और 5 पर, जो पुनः इसमें नहीं है क्योंकि वो दशमलव में नहीं आने देगा। इसी कारण से ये दशमलव क्या असमांत आवृत्ति का है। इस रूप को आप लोग ध्यान रखिएगा जब भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, तो इस रूप में वो आना चाहिए। आइए इसी में 8वां प्रश्न भी सॉल्व करते हैं। इसका क्या कहा गया, 3/8 का ये दो दशमलव प्रसार ज्ञात करने का रहा, वो पूछ रहा है कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति का होता है। सबसे पहले हल करते हैं प्रमेय को ही हम लोग, तो इस तरह से लिखा हुआ है, ये 8 × 24 होता है, 3 × 27। हमेशा हर में ही हमको देखना है, हर में देखना है, तो हर में क्या लिखाएगा, 27/2 को हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो 2 हो गया। तो यही अब यहाँ पर लिखना है, यहाँ हर 2m के रूप का है, m के रूप का है, अतः यह शांत है। ठीक है, बस ये क्वेश्चन देख लीजिए कितना हल्का है, जो 3 नंबर का क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। इसके पहले बिना भाग दिए इस तरह से भी आ सकता है। आपको ध्यान हमेशा हर पर देना है कि हर पे ये ये होना चाहिए गुणनखंड 2 का या 5 का आना चाहिए। तो नहीं आता है वो तो अशांत आवृत्ति का, और आता है तो ये शांत आवृत्ति का आंसर। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 19 सॉल्व करते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि 0.0875 को p/q रूप में लिखे, जहाँ p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, p/q रूप में कह रहा है लिखने के लिए, तो सबसे पहले हम प्रश्न लिख लेते हैं। ये p/q के रूप में कब प्रमेय संख्या में लिखाएगा तो हम जानते हैं, और ये जब दशमलव घटता है इसकी जगह 1 2 3 4 1 2 3 4, ये क्लियर हो गया। अब ये लिखाएगा 775/1 2 3 4। अब इसको आपको सिर्फ क्या करना है, मतलब ऊपर से एक ही अंक से काटना है, इसे 5 से काटिएगा, फिर 5 से इसको काटिएगा, तो 5 से कटेगा तो हो जाएगा, अब भागा देना है तो 5 से भाग देते हैं यहाँ पर। चलिए यहीं पर 5 से भाग देते हैं, 8 7 5, एक बार में 5 लगेगा, 3 7 5 35 5 5 175, और ये 5 बार में कटेगा तो 20 25 100 200, 20 सॉरी ये 5 बार देखते हैं तो 0 ग्रहण करते हैं, तो 2 20 25 100 20 इसके और 2000 से 10,000 है, तो ठीक है। फिर 5 बार में काटते हैं, तो 5 बार में फिर 175 को काटते हैं, तो 5 बार में 175 तो बचती है 15, अब 35 बार में कटेगा, और इसको 5 बार में काटते हैं तो 5 चौक 20 400 बार में। ठीक है, फिर इसको काटते हैं 5 बार में तो 7 5 35, इसको 5 बार में 8 5 40, तो ये आंसर इसका निकल के आ गया 7 8 8। ये इसका आंसर हो गया 0.0875 का, ये आंसर हो गया सॉल्व। देख लीजिए
कितना छोटा सा ये रफ है, रफ साइड में मैंने किया। P/Q फॉर्म में लिख करके सिर्फ इसको हल कर देना है, बस और कुछ नहीं करना है इसमें। आइए प्रश्न और 20 में सॉल्व करते हैं। क्या लिखा गया है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या जो 7 से विभाजित होगी, मतलब 7 से पूर्ण तक कटेगी। ठीक है, तो हम इसमें मानेंगे कि 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों सॉरी गलत लिखा गया, तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 100। ठीक, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 999। क्योंकि इसे बाहर होगा तो 4 हो जाएगा और इससे नीचे होगा तो 2 डिजिट हो जाएगा। अब हम देखते हैं 7 से डिवाइड करते हैं 100 में, तो एक बार में 3, 7 चौक 28, लेकिन ये तो डिवाइड हो नहीं रहा है, 2 तो शेष ही बच गया। 24 में देखते हैं, एक बार में 7 चौक 28, 7 21, 7 दूनी 14, 5। इसमें शेष तो 5 बच गया, तो अब इसमें क्या लिखेंगे, इसलिए 7 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या थी, सबसे छोटी संख्या 100। इसमें से हम शेषफल माइनस करेंगे और 7 इसमें प्लस कर देंगे, क्योंकि माइनस अगर 7 नहीं प्लस करेंगे तो 2 डिजिट की हो जाएगी, तो फिर ये हो जाती है 105। ठीक, और 7 से विभाजित 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इसमें से 5 ही माइनस करेंगे, क्योंकि अगर इसमें से 7 प्लस करेंगे तो 1000 पार हो जाएगा, 4 हो गए। ठीक है, अब प्रश्न में जो कह रहा है अब वो होगा, इसीलिए देखिए ध्यान से, 7 से विभाज्य 3 अंकों की वाली संख्या है। 3 अंकों वाली संख्या हमें मिल गई है। संख्याएं क्या है, 105, 112, 7 7 जुड़ते जाएगा 119, इस तरह से संख्या हो जाएगा 9 9। तो यहाँ पर फिर से श्रेणी क्रम में आ गया, तो फिर ए जो प्रथम पद हमारा 105, इसमें देखिए सब में 7 का अंतर, तो डी तो ऐसे ही हो गया 7। ठीक है, इसका एनवा पद या टी एन जो भी कहते हैं, एनवा पद या 944 हो गया, 994। ठीक है, तो एन बराबर क्या हमने कहा था, ए प्लस एन माइनस 1 इक्वल टू डी। ठीक, 994 इक्वल टू ए कितना 105, एन तो मालूम है नहीं, एन ही निकालना, मल्टीप्लाई 7। ठीक है, अब यहाँ पर हम 105
n-1 7 करते हैं तो 105 घट के आ जाएगा। फिर हमारे पास 889 n-1 तो फिर n-1 इक्वल टू हो जाएगा 889/7। यहाँ से हम भाग देते हैं। एक 127 तो n-1 इक्वल टू n इक्वल टू 127 प्लस 1 तो n इक्वल टू 128। ये n का मान है। तो यहाँ लिखाएगा था 3 अंकों वाली, पूछ रहा है कितनी संख्या विभाजित हो, 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्या कितनी हो गई टोटल 128। इसको इस तरह से घेर करके आंसर लिख देना है। और शुरू से क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्या जो 7 से विभाजित हो जाएगी, मतलब विभाज्य हो जाएगी। तो 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या तो 1 हो सकती है और उससे सबसे बड़ी में 999, क्योंकि जैसे 1000 होगा तो 4 संख्या चलेगी। तो भागा दे के हमने इसको निकाला कि 3 से 7 से विभाजित 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 105 है और 7 से विभाजित सबसे बड़ी संख्या 994 है। ठीक, इसको मैंने 7 संख्याएँ लिख दिया है, ए डी और टी एन मानते हुए सबको। ये फॉर्मूला है, आपको ध्यान में रखना। इस तरह से फिर इसको हमने सॉल्व किया। एक बार आप ऊपर से इसको सॉल्व करते हुए मैंने यहाँ तक फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रश्न में लिखा है 6 से विभाज्य प्रथम 40 पूर्णांकों धन योगफल निकालना है। किस तरह से निकालेंगे, आइए हल करते हैं। तो यहाँ लिखना है 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांक क्या हो जाएगा प्रथम 40 में 6 12 जो सिर्फ 6 से कटता हो 24। कहाँ तक जाना है 40 पदों तक। यहाँ पर 40 पद दिए, 40 पदों तक। ठीक है, ये आ गया। तो इस तरह क्वेश्चन में हमको हमेशा याद रखना ए जो प्रथम पद है हमारा, जो प्रथम पद होता है जो 6 है। डी हमेशा याद रखिएगा, जिससे कट रहा विभाजित करेंगे तो 6 हो गया। ठीक है, यहाँ पर और n का मान इन्होंने 40 दिया कि 40 पद तक इनका 40 पदों तक इनका होना है। ठीक है, तो यहाँ पर योगफल पूछ रहा है। तो योगफल के लिए क्या हम फॉर्मूला यूज करते हैं एस एन बराबर क्या होता है योगफल में n/2 2a प्लस n-1। ये हमारा इस टोटल का योगफल निकालना समानता से नहीं। तो देखिए n का मान 40 दिया इन्होंने, 2 = a का मान 6 प्लस फिर n का मान 40 - 1 d 6 है। ये 20 हो गया, ये 12 हो गया, 39 हो गया, मल्टीप्लाई 6 हो गया। ठीक है, 39 मल्टीप्लाई 6 है, 9 × 54 के 4 बाकी 5 चौथे 18 2 20 23। ये अब यहाँ से जोड़ घटाव है, 234 प्लस 234 कर देंगे। चलो 6 4 और 206 246
246 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, चौदह 12 तो बाकी है, 4 8 1 9, बाकी 4 1 2 2 4 ही होगा, 5 कहाँ से आंसर हो गया। तो यहाँ क्या लिखना आता, 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल कितना हो जाएगा, 50 और 20। ये आपका इस तरह से आपको हमेशा बॉक्स में लिखना है, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है इस तरह से। ये देख लीजिए क्वेश्चन क्या बोल रहा था, 6 से विभाज्य प्रथम 40 घन पूर्णांकों के योगफल निकालने। तो हमने मान लिया कि 6 से ही 6 12 18 24 होता है, जिसमें ए डी एन दिया हुआ था, तो हमने एन का मान निकाला बाकी। ठीक है, ये टोटल वास्तविक संख्या के क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, जो टोटल क्वेश्चन संख्या 21 है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितने अभी तक मैट्रिक एग्ज़ाम हुए हैं बिहार बोर्ड के, उसमें इन्हीं 21 क्वेश्चन से आपको 3 नंबर का प्रश्न बनेगा। इन 21 क्वेश्चन को आप लोग बढ़िया से पढ़िए, और मैट्रिक में इन्हीं से आप सिलेबस, इन्हीं से सारे क्वेश्चन आएंगे। मैं अगले वीडियो में आप लोगों के लिए बहुपद में लेकर के आऊँगा। बहुपद, अभी आप वास्तविक संख्या, ये पूरा 21 क्वेश्चन पर ही आपका पूरा यूनिट से जितना भी सवाल पूछा जाएगा सारा इसी से पूछा जाएगा। इसलिए आप लोग इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए, और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करते रहिए। थैंक यू।